हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। आज हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य में अगला भाग करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें हैं। 12 टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग कर चुके हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग आर्थिक परिदृश्य शुरू करेंगे। और जो भी घटना चक्र की वार्षिक करंट अफेयर आती है उसका जो कुछ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2024 को PM जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों की पहली किस्त जारी की गई। इस किस्त के द्वारा हुआ, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की पहली किस्त जारी कब जारी हुई? 15 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके अंतर्गत? PM जनमन इसका जो फुल फॉर्म है वो है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत ये पहली किस्त जारी हुई। कितने लाभार्थियों को मिला? तो 1 लाख लाभार्थियों को ये मिला है। स्टैटिक जी के जो भी हो सकता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTG के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए PM जनमन की शुरुआत की गई थी। और PVTG की फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। लगभग जो 24,000 करोड़ बजट के साथ यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। उद्देश्य इसका क्या है? PVTG घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना, इसका ये उद्देश्य है। तो PM जनमन का फुल फॉर्म पूछ सकता है। और 24 करोड़ बजट है ये, 9 मंत्रालय, 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। तो ये सही है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो पुरस्कार हुआ। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को मिला। तो हर बार जो है इंदौर फर्स्ट स्थान पर रहता था, इस बार संयुक्त रूप से इंदौर के साथ सूरत को भी मिला है। और वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा शहर में 30 पुरस्कार जीते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जिसका सही आंसर, सभी आंसर इसका सही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया 11 जनवरी 2024 को। इसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पे? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। महत्वपूर्ण जो तथ्य इस प्रकार है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 5 की रैंकिंग है। जो 1 लाख से अधिक हो उसमें क्या है? इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का राज्य का है शहर, और सूरत गुजरात का, ये जो है संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है दोनों। इसके अलावा नवी मुंबई तीसरे स्थान पे, चौथे पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, और 5वें भोपाल मध्य प्रदेश का। 1 लाख से कम जनसंख्या में अगर देखेंगे तो जो शीर्ष शहर हैं 3, सासवाड़ महाराष्ट्र है, पाटन गुजरात है और लोनावाला महाराष्ट्र है। शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो शीर्ष 3 राज्य, इसमें ध्यान रखना है कि MP रहता था हर बार, लेकिन इस बार महाराष्ट्र है। तो शीर्ष 3 राज्य में सर्वेक्षण 2023 में टॉप पे है महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़। 27 राज्यों की इस सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9th है, यानी 9वां स्थान है, जबकि बिहार जो है 15वें स्थान पे है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 3 पुरस्कार विजेता की बात करें तो वाराणसी टॉप पे है, दूसरे प्रयागराज, तीसरे पे बिजनौर है। शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ जो कैंट है, यानी छावनियों की बात अगर हम लोग करें, कैंटोनमेंट की बात करें, तो महू जो कैंट है MP का वो टॉप पे है, देवलाली कैंट है, फिर अहमदाबाद कैंट है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान मिला।
इस श्रेणी में अगर बात करें तो गाजियाबाद को 29वां स्थान, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ। चंडीगढ़ को स्वच्छ सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। इससे संबंधित और भी जो तथ्य हो सकते हैं क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा जो है 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2019 को शौच से मुक्त हो चुके हैं जो हमारे गांव हैं, ग्राम पंचायत, जिले। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए खुले में शौच न करने की प्रथा स्थायी रहे कि कोई भी वंचित न रह जाए और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ हों। मिशन जो है अगले चरण ODF प्लस की ओर अग्रसर है। तो बस 2024-25 तक ODF प्लस की दिशा में बढ़ते हुए तेलंगाना राज्य ने 100% ODF प्लस का लक्ष्य यानी हासिल कर लिया। तो तेलंगाना को हमें ध्यान रखना है कि ODF प्लस का जो है लक्ष्य हासिल कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अतिथि कौन थे? तो अतिथि जो थे वो थे इमैनुअल मैक्रों। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रों जो है अतिथि थे। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका? इमैनुअल मैक्रों। और चर्चा में क्यों है 26 जनवरी 2024 को? भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में ये मुख्य अतिथि रहे। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत फ्रांस अपनी राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के साथ वह छठे फ्रांसीसी नेता बन गए जिन्हें भारत ने यह सम्मान प्रदान किया। और इससे संबंधित और भी जो जी हो सकता है, 9 जनवरी 2024 को गैब्रियल एटल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। तो 9 जनवरी 2024 को अब जो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल एटल है और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक है, यानी समलैंगिक भी अगर पूछे तो सबसे पहले ये खुले तौर पर इन्होंने अब खुद का नहीं बताया है। आगे हम लोग देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2023 में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया, जो कि सही पॉइंट है। अगला जो है भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा, ये भी सही पॉइंट है। भारत में समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है जो 51.25% तक पहुंच गया है। तीनों पॉइंट इसमें सही है। तो भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के बारे में देखते हैं हम लोग। जारी कब हुआ? दिसंबर 2023 में। किसके द्वारा जारी हुआ? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित विभिन्न एजेंसियों के जो सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी जो है VBAX के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई। विशेष की बात करें इसमें क्या विशेष तथ्य है? कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे हैं। थीम की बात करें, थीम इसकी क्या रही? तो कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजित किया गया, तो ये सूरत में। तो 12वां दिव्य कला मेला 2023 आयोजित कब हुआ? 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 के मध्य। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में आयोजित हुआ। किसके द्वारा? दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और यह दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। आगे देखते हैं दिसंबर 2023 में 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये है ग्वालियर में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 99वां विश्व संगीत समारोह तानसेन समारोह जो है 2023 आयोजित हुआ। कब हुआ? 22 से 28 दिसंबर 2023 के मध्य। कहाँ पर? ग्वालियर MP में। किसके द्वारा हुआ? संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हुआ। इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले लगभग 130 तबला वादकों ने सबसे बड़ा तबला समूह का खिताब हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई। तो तबला दिवस इम्पोर्टेंट है इसमें। इस अवसर पर कर्नाटक के जो पंडित हैं गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान भी दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस अवसर पर कर्नाटक के जो पंडित हैं गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे संबंधित और भी तथ्य हो सकते हैं। तानसेन के बारे में देखते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर के नवरत्नों में एक माना जाता था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही हेतु नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया? तो ये है भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS शुभारंभ कब हुआ? 29 दिसंबर 2023 को। शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। इसे शुरू किया गया है देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही हेतु। NTPS की जो परिकल्पना की गई वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में। आगे देखते हैं हम लोग। 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 46। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रसार भारती रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के मध्य समझौता हुआ। दोनों के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। और कब हुई? 27 दिसंबर 2023 को हुई। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कब हुआ? 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित हुआ। और इस समझौते में क्या क्या शामिल है? प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करना। इस समझौते से क्या होगा? इस प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की जो संख्या है वो 46 हो गई, 46 हो गई। अगले क्वेश्चन जाते हैं। दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में देखते हैं हम लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 आयोजित हुआ। कब हुआ? 7 से 24 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस महोत्सव को उद्घाटन किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने 17 से 18 दिसंबर 2023 के मध्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित किया। इस संगोष्ठी का जो विषय था ये इम्पोर्टेंट है। तो विषय जो है वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। आगे देखते हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, यह विधेयक 20 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, सही है। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। तो GST के बारे में आप लोग जानते हैं 2017 में लागू हुआ था। और इसके अलावा इस विधेयक में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने अनुमान है, सही पॉइंट है। पहला सही है, गलत है। और चौथा पॉइंट है न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा द्वारा जो पारित हुआ है 19 दिसंबर को हुआ है 2023 में, और राज्यसभा द्वारा 20 दिसंबर को हुआ। यह विधेयक संशोधन करता है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST जो अधिनियम था 2017 में आया था वो।
और प्रावधान इसमें क्या है, अपीली अधिकरण की अध्यक्ष की आयु सीमा है 67 से बढ़ा के 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ा के 67 वर्ष करने का इसमें है। और इसके अलावा क्या है प्रावधान और क्या है इसके, अपीली प्राधिकरण के ये हो गया। इसके अलावा न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है 50 वर्ष निर्धारित है। और न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। इससे संबंधित और भी जो जीके हो सकता है क्या है, वस्तु एवं सेवा कर 101वां 101 संविधान संशोधन 2016 द्वारा लागू किया गया था। कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया, तो 19,150 करोड़ रुपए से अधिक। तो प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में कई विकास परियोजनाएं जो है राष्ट्र को समर्पित की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई एवं राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की जो लागत है 19,150 करोड़ रुपए से अधिक है। आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कब किया, तो 18 दिसंबर 2023 को किया। उद्घाटन की बात करें कब हुआ, तो 10,900 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भावपुर डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। उद्घाटित अन्य रेल जो परियोजनाएं हैं, बलिया गाजीपुर सिटी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना, इंदिरा दोहरीकरण रेल लाइन, आमान परिवर्तन योजना सहित अन्य परियोजनाएं। रवाना किया गया यहाँ से वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और 2 अन्य लॉन्ग हाल मालगाड़ियों को। हरी झंडी किसको किसको दिखाई, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आधारशिला रखी 6500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखी गई। चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की, तो सौर पार्क जो है चित्रकूट में। मिर्ज़ापुर में जो नींव रखी, पेट्रोलियम तेल टर्मिनल के निर्माण की लागत जो है 150 करोड़ रुपए से अधिक है। तो ये हमारा आज का वीडियो है। इसका अगला पार्ट हम लोग कल जल्दी से लाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको करंट अफेयर्स और भी जो सब्जेक्ट हैं चीज़ें आपको दिया जाएगा। और अगर कुछ आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।